हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज की नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर इनकम टैक्स के अंदर, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये जो हमारा रिवीजन होने वाला है सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। यहां पर हम लॉजिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, प्रोविजंस को डीप में जाके डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल प्रोविजंस को रिकॉल करेंगे जो हमने क्लास में पढ़ रखे हैं। राइट। तो अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा है तब तो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपने पीजीबीपी नहीं पढ़ा है तो यहां पर होने वाली सभी बातें आपको एलियन जैसी महसूस हो सकती हैं। राइट, बिल्कुल सही है। अब सर इस रिवीजन सीरीज का फायदा आप कैसे उठा सकते हो? दो तरीके से उठा सकते हो। या तो पहले तुम पीजीबीपी रिवाइज कर लो अपने एंड पे और उसके बाद मेरे साथ बैठ के सेशन देख लो। दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि तुम पहले ये रिवीजन सेशन देख लो और उसके बाद अपने पास बैठकर अपना पीजीबीपी सेल्फ स्टडी से वाइंड अप कर लो, जिससे तुम कम समय के अंदर अपना चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मित्रों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पीजीबीपी। पीजीबीपी में सबसे पहले हम लोग को समझना है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 बेटा बात करता है बेसिस ऑफ चार्ज की। बेसिकली सेक्शन नंबर 28 में लिखा हुआ है कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में कवर होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर आप कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसका मतलब अगर आपने धंधा किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इवन फॉर 1 मंथ, इवन फॉर 1 डे, तो उस बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाला प्रॉफिट आपका पीजीबीपी हेड में जाएगा। इट इज इममटीरियल कि आपका बिजनेस कितने देर तक चला, कितने लंबे समय तक चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक भी दिन कोई बिजनेस और प्रोफेशन रन किया है तो वहां से होने वाला प्रॉफिट आपका कवर अप हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं कैश असिस्टेंस के तौर पे, सब्सिडी के तौर पे, इंपोर्ट लाइसेंस को सेल करके और ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में। कैश असिस्टेंस जैसे कि मैंने बोल दिया सब्सिडी है। हमारे एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट इंपोर्ट लाइसेंसेस देती है, तो इंपोर्ट लाइसेंस में राइट रहता है या तो सस्ते रेट पे इंपोर्ट हो सकता है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट हो सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकता है। तो अगर आप अपना इंपोर्ट लाइसेंस सेल करते हो जो आपको गवर्नमेंट से मिला है एज अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो वहां से होने वाली इनकम आपकी कवर हो जाएगी अंडर दैट पीजीबीपी। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है सर? आपने जो जीएसटी पे करा है रॉ मटेरियल्स पे, इनपुट्स पे, उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आपने एक्सपोर्ट किया है, तो जो तुमने इनपुट्स पे जीएसटी पे कर रखी है उसका तुमको रिफंड मिल जाता है, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अगर आपको सब्सिडी मिली है, इंपोर्ट लाइसेंस आपने सेल किया है, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको हुआ है, तो वो आपके लिए पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा। अगर आपको आपके कस्टमर से कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट्स रिसीव हुए हैं तो वो बेनिफिट और परक्यूजिट भी आपके लिए पीजीबीपी की इनकम बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल विराट कोहली जो है वो ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके उनकी डील हुई है ऑडी के साथ 100 करोड़ रुपए की। वो 100 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहे हैं फॉर बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी कार। और ऑडी कार ने उनको एक कार गिफ्ट करा है अपना ऑडी वाला, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए की है। तो 100 करोड़ रुपए ब्रांड एंडोर्समेंट फीस मिल रही है प्लस 4 करोड़ रुपए की ऑडी कार मिल रही है। जो ये 4 करोड़ की ऑडी कार मिल रही है ये भी उनके लिए बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इसे परक्यूजिट्स बोलते हैं जो आपको क्लाइंट से रिसीव हुए हैं। अगर आप एक पार्टनर हो और आपको पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट आता है, सैलरी आता है, बोनस आता है, कमीशन आता है, रेम्युनरेशन आता है, तो ये आप लोगों के लिए बिजनेस इनकम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको नॉन कंपीटिंग फीस मिलती है, नॉन कंपीटिंग फीस किसके लिए मिलती है? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। कोई बिजनेस ना करने के लिए अगर आपको नॉन कंपीटिंग फीस मिल रही है या फिर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो किसी और के साथ शेयर ना करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी और के साथ शेयर ना करने के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो भी आपके लिए बिजनेस इनकम है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लेट से पेटेंट लिया है और उस पेटेंट को मैंने आपको यूज करने के लिए दिया है। आप मुझे पेटेंट को यूज करने का पैसा दे रहे हो, राइट? साथ के साथ आपने मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि जसमीत सर आप ये पेटेंट मेरे अलावा और किसी को नहीं देंगे। ऐसा करने के लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं।
आप ये पेटेंट और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे मेरे अलावा, और ऐसा करने के लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो मुझे 5 करोड़ रुपए जो मिला है वो नॉन कंपीटिंग फीस है और वो मेरे लिए बिजनेस इनकम बन जाएगी। अगर आपको एज अ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के कीमैन इंश्योरेंस का पैसा मिला है, तो वो पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस का पैसा एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी इनकम होता है, लीगल हायर को मिलता है तो अदर सोर्स की इनकम होता है, और अगर एम्प्लॉयर को पैसा रिसीव होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वो उसके लिए बिजनेस इनकम हो जाता है। इसके बाद अगर आप कोई स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन से पैसा कमाते हो, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं सर, ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पे फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता, रेट डिफरेंस से ट्रांजैक्शंस को सेटल किया जाता है, तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन करके अगर आपने पैसा कमाया है तो वो भी आपके लिए बिजनेस की इनकम बन जाएगा। अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज आ रहा है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको कंपनसेट कर रहा है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई मॉडिफिकेशन आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, कोई टर्मिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको कंपनसेट कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, ताकि इस मॉडिफिकेशन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आपको मिल सके। तो जो कंपनसेशन आपको मिला है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो आपके लिए बिजनेस इनकम बन जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस का जो स्टॉक इन ट्रेड है उसे कन्वर्ट कर लिया है कैपिटल असेट के अंदर, अगर आपने बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर लिया है कैपिटल एसेट के अंदर, तो जो एफएमवी होगी ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन, वो आपके लिए बिजनेस इनकम बन जाएगी। बिजनेस इनकम होगी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। अगर आपको कैपिटल रिसीट हुई है तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बिजनेस कमेंस हो जाता है एज सून एज वो सेटअप हो जाता है। सेक्शन नंबर 29 कहता है तो जो इनकम रिफर्ड है इन सेक्शन नंबर 28, उनको कंप्यूट करा जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 टू सेक्शन 43 डी। तो सेक्शन 28 में जो इनकम लिखी हुई है, उन इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होगा, सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43 डी के प्रोविजंस की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। ऐसी बातें कहां लिखी हुई हैं, ऐसी बातें सेक्शन नंबर 29 में लिखी हुई हैं। तो सेक्शन नंबर 28 हो गया, सेक्शन नंबर 29 हो गया। सेक्शन नंबर 30 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 30 किसकी बात करता है सर, बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चों की बात करता है। जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हो, उस बिल्डिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनकी बात करता है। अगर आप किराएदार हो बिल्डिंग में, तो आपको सेक्शन 30 में जो खर्चा अलाउ होगा वो रेंट का होगा, करंट रिपेयर्स का होगा। करंट रिपेयर्स मतलब रेवेन्यू नेचर के रिपेयर्स का होगा। आपने जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं उसका होगा। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है बिल्डिंग का, जनरली तो टेनेंट नहीं करवाता, जो ओनर होता है वो करवाता है, लेकिन मान लो अगर टेनेंट ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका भी डिडक्शन उसको मिल जाएगा। एज अ ओनर अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हो और अपनी बिल्डिंग को यूज कर रहे हो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो जो करंट रिपेयर्स का खर्चा है, मतलब रेवेन्यू नेचर के जो रिपेयर्स हैं उसका जो खर्चा है, आपके जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह है उसका खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन का भी खर्चा आपको मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का खर्चा सेक्शन 30 में नहीं मिलता है, सेक्शन नंबर 32 में मिलता है। राइट। तो अगर मान लो टेनेंट है या फिर ओनर है, इन्होंने अगर कोई कैपिटल रिपेयर्स करवाए हैं, इन्होंने अगर कैपिटल रिपेयर्स करवाए हैं, टेनेंट ने या फिर ओनर ने अगर कैपिटल नेचर का रिपेयर करवाया है, तो उस कैपिटल नेचर के रिपेयर पे इनको डेप्रिसिएशन मिलेगा। रेवेन्यू नेचर का रिपेयर होगा तो सेक्शन नंबर 30 में डिडक्शन मिल जाएगी। एक चीज याद रखना कि म्युनिसिपल टैक्सेस का जो खर्चा होता है वो आपको सेक्शन 43 बी के हिसाब से पेड बेसिस पे अलाउ होता है। अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक कर दिया होगा तभी आपको खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। इसके बाद निकल कर आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 बात करता है डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर की। तो सर अगर आपके पास प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर है उससे रिलेटेड डिडक्शंस की ये बात करता है। यहां पर ये क्या कहता है कि अगर आपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर का रिपेयर्स करवाया है, रेवेन्यू नेचर वाला, इनका इंश्योरेंस करवाया है, तो आपको उसका खर्चा सेक्शन नंबर 31 में मिल जाएगा। अगर आपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर किराए पर लिए हैं, हायर पे लिए हैं, तो हायर चार्जेस का भी खर्चा आपको मिल जाएगा, लेकिन वो हायर चार्जेस का खर्चा आपको सेक्शन नंबर 37 में मिलता है। वो सेक्शन नंबर 37 में मिलता है, वो आपको सेक्शन 31 में नहीं मिलता। तो 31 में प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का जो करंट रिपेयर्स का खर्चा है और इंश्योरेंस का खर्चा है वो आपको अलाउ कर दिया जाता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 32 वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं सेक्शन नंबर 36 में। सेक्शन नंबर 36 में अदर डिडक्शंस निकल कर आती हैं।
अदर डिडक्शंस में कौन कौन से खर्चे आपको मिलते हैं। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट। नीचे लिखे हुए खर्चे आप अपने पीएल में डेबिट कर सकते हो। सबसे पहला आता है इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम आप किसका करवा सकते हो, स्टॉक का करवा सकते हो, लाइव स्टॉक का करा सकते हो, जानवरों का। ठीक है, तो स्टॉक का करवा सकते हो, लाइव स्टॉक का करा सकते हो, और इसकी जो पेमेंट है वो आप किसी भी मोड से कर सकते हो। इसकी जो पेमेंट है वो आप किसी भी मोड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉइज का, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉय का, तो आपको खर्चा तभी अलाउ होगा जब आपने प्रीमियम का पेमेंट कैसे करा होगा, जब आपने प्रीमियम का पेमेंट अदर देन कैश किया होगा। अगर आपने एम्प्लॉइज का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और प्रीमियम का पेमेंट अगर आपने कैश में किया, भले वो 5,000 रुपए का प्रीमियम क्यों नहीं था, आपको उसका खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगर आपने बोनस और कमीशन पे करी है एम्प्लॉइज को, तो उसका खर्चा भी आपको अलाउ हो जाएगा, बशर्ते वो एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए थी। बोनस और कमीशन अगर प्रॉफिट का पार्ट है, डिविडेंड का पार्ट है, तो खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगर वो डिविडेंड का पार्ट नहीं है, मतलब प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, तो बोनस और कमीशन का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है और उस लोन के लिए आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको सेक्शन 36 के अंदर मिल जाएगा, आप उस इंटरेस्ट के खर्चे को पीएल में डेबिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी शेड्यूल बैंक से लोन लिया है, किसी एनबीएफसी से लोन लिया है, तो यहां पर सेक्शन 43 बी एप्लीकेबल हो जाता है, और वो कहता है कि इंटरेस्ट का खर्चा आपको तभी अलाउ होगा जब आपने रिटर्न फाइलिंग डेट तक इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी हो। हाउएवर, अगर आपने लोन लिया है किसी शेड्यूल बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो डिडक्शन आपको तभी अलाउ होगी जब आप सेक्शन 43 बी के हिसाब से उसको पेमेंट कर दोगे, मतलब कि रिटर्न फाइलिंग डेट तक पेमेंट कर दोगे। अगर आपने असेट खरीदने के लिए लोन लिया है, तो इंटरेस्ट अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज, उसे कैपिटलाइज करा जाता है और उस पर डेप्रिसिएशन लिया जाता है। लोन टेकन फॉर एसेट, इंटरेस्ट प्रायर टू डेट द असेट इज पुट टू यूज इज कैपिटलाइज एंड डेप्रिसिएशन इज अलाउड। एम्प्लॉयर अगर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के आरपीएफ में, एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में, एम्प्लॉय के अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, एम्प्लॉय के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, अगर एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के आरपीएफ में, यूआरपीएफ में करेगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगी, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, और उसकी जो नोटिफाइड पेंशन स्कीम है उसके अंदर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, तो उस केस में उसको डिडक्शन सेक्शन 36 में मिल जाएगा, बशर्ते उसने इनका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक कर दिया हो एज पर सेक्शन 43। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ पे, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड पे, अप्रूव ग्रेच्युटी फंड पे, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा, बशर्ते आपने इसकी पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक कर दी हो। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो डिडक्ट करा है एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी में से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से पीएफ डिडक्ट करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से ईएसआई का पैसा डिडक्ट करता है। तो एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से कोई डिडक्शन करी है, तो वो डिडक्शन उसके रिलेवेंट अकाउंट में जमा हो जानी चाहिए अप टू द ड्यू डेट एज मेंशन्ड इन द स्पेसिफाइड एक्ट। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी में से पीएफ का पैसा काटा है, तो ये जो पीएफ का पैसा डिडक्ट किया है ये उसके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए एज पर द ड्यू डेट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट। ईएसआई का पैसा काटा है तो वो एम्प्लॉय के ईएसआई अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए एज पर द ड्यू डेट ऑफ ईएसआई एक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज सैलरी विल बी अलाउड if employer deposited the amount in the relevant account up to the due date in the relevant act। तो अगर आप relevant act में जो ड्यू डेट दी गई है उस डेट तक पैसे को जमा कर देते हो, तभी आपको खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। बैड डेट्स का खर्चा अगर हुआ है आपका और आपने बुक्स में से बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है, तो उसका खर्चा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोविजन बनाया है राजा बेटा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का खर्चा आपको कभी भी अलाउ नहीं होता है। तो बैड डेट्स अगर आपने राइट ऑफ कर दिए हैं बुक्स में से, तो उसका खर्चा अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोविजन बनाया है बैड डेट्स का, तो उसका खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपको फ्यूचर में बैड डेट्स रिकवर होते हैं, फ्यूचर में अगर आपको बैड डेट्स रिकवर होते हैं, तो जिस ईयर में रिकवरी होती है उस ईयर में वो बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम मान लिए जाते हैं। राइट, इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का खर्चा जो है वो केवल और केवल कंपनी एसएससी को अलाउ होता है, अदर देन कंपनी एसएससी ये खर्चा किसी को अलाउ नहीं होता। अगर कंपनी एसएससी ने
फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है तो उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। और अगर उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर की 5 इंस्टॉलमेंट्स में खर्चा अलाउ किया जाता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, मतलब उसका प्रॉफिट बिफोर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कम है और उसका फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उतना ही खर्चा अलाउ किया जाएगा जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल है। और बाकी बचा हुआ अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फ्यूचर ईयर्स में सेट ऑफ करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए। इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल देन द एक्सपेंडिचर, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, शैल बी डिडक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। तो अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कम है, फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है, तो खर्चा आपको उतना ही अलाउ होगा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का जितने आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है। बचा हुआ फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में उसको एडजस्ट कर पाए। अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है या फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी एक्सचेंज पे आप कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हो, तो आपका ट्रेडिंग का धंधा है, आप सिक्योरिटीज की या फिर कमोडिटीज की ट्रेडिंग करते हो, तो स्टॉक एक्सचेंज पे एसटीटी और कमोडिटी एक्सचेंज पे सीटीटी आपने पे किया होगा। ये एसटीटी और सीटीटी का आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 36। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 जनरल डिडक्शन की बात करता है। कहता है कि अगर आपका कोई खर्चा ऐसा है जो सेक्शन 30 से लेकर 36 में कवर नहीं होता, तो उस खर्चे को सेक्शन 37 में अलाउ कर दिया जाता है, बशर्ते आपका जो खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और आपने जो खर्चा है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए किया होना चाहिए। अगर आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है इन द ब्रोशर टैक्ट पैम्फलेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपने पेनल्टी पे करी है फॉर द इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, मतलब आपने लॉ ब्रीच किया है और उसकी वजह से लॉ मेकर ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाया है, तो वो पेनल्टी का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पेनल्टी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के चलते हो रही है तो वो लॉ नहीं है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के चलते अगर आप पेनल्टी दे रहे हो तो वो खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स वेल टैक्स पे किया है तो उसका खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जीएसटी वगैरह पे किया है, एक्साइज पे किया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करी है, मतलब कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने पे करे हैं जो सेल्स के ऊपर लगते हैं, तो वो आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। सेक्शन 37 में कौन कौन सा खर्चा आ जाता है जो 30 से लेके 36 तक नहीं आ रहा? 30 से लेके 36 तक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नहीं आता, टेलीफोन बिल नहीं आता, इंटरनेट बिल नहीं आता, रिफ्रेशमेंट का खर्चा नहीं आता, राइट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं आता, दिवाली में पूजा होती है उसका खर्चा नहीं आता, कस्टमर्स को गिफ्ट दिए जाते हैं उसका खर्चा नहीं आता, राइट। तो अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया है जो सेक्शन 30 से लेके 36 तक नहीं आता, वो रेवेन्यू नेचर का है और बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है, तो वो खर्चा आपको सेक्शन 37 में अलाउ कर दिया जाएगा। कुछ खर्चे सेक्शन 37 में स्पेसिफिकली डिसअलाउ करे गए हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो आपने पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर टैक्ट और पैम्फलेट में किया है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ की वजह से पेनल्टी लगी तो उसका खर्चा आपको अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स अगर आपने पे किया है तो उसका खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होता। फिलहाल तो वेल्थ टैक्स अब एबॉलिश हो चुका है, तो वेल्थ टैक्स तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको इनकम टैक्स ही दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आपके पास प्रोविजन बना हुआ है इनकम टैक्स का, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी आपको अलाउ नहीं किया जाता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 की। सेक्शन नंबर 35 बात करता है बेटा साइंटिफिक रिसर्च की। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूअस इनोवेशन लेकर आना होता है, तो उनके पास अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो आर&डी डिपार्टमेंट में कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या चलती है? रिसर्च चलती है अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन करने के लिए। तो अगर आपके पास इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो वो रिसर्च आप जो भी करोगे वो आपके बिजनेस से रिलेट करनी चाहिए। अगर आपने कोई भी रेवेन्यू खर्चा किया है, आपने कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा किया है, दोनों खर्चे आपको 100% अलाउ हो जाएंगे और उसी साल में अलाउ हो जाएंगे जिस ईयर में आपने वो खर्चा किया है। नॉर्मली आप कोई भी रेवेन्यू खर्चा करते हो बिजनेस का, वो तो वैसे भी आपको 100% अलाउ होता है। लेकिन अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होता है, राइट। तो यहां पर वो आपसे क्या बोल रहा है कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो डेप्रिसिएशन देने की जगह हम आपको 100% खर्चा अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आपने लैंड खरीदी है,
अगर आपने लैंड खरीदी है, हाउ एवर इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड अगर आपने खरीदी है तो लैंड का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। रीजन बीइंग, लैंड जो है वो एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, ओवर द टाइम उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज नहीं होती। तो लैंड के लिए आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो इन हाउस रिसर्च अगर आप करते हो तो आपने कोई भी खर्चा किया हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का चाहे कैपिटल नेचर का, मतलब रिसर्च के लिए मटेरियल लेकर आए, रिसर्च एम्प्लॉइज को आपने सैलरी दी, रिसर्च के लिए प्लांट एंड मशीनरी लेकर आए, 100% खर्चा मिल जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग बनाई, 100% खर्चा मिल जाएगा। लेकिन लैंड पे अगर खर्चा किया तो लैंड पे आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। बिजनेस कमेंस होने के 3 साल पहले आपने जो भी खर्चा किया है साइंटिफिक रिसर्च पे, बिजनेस कमेंस होने के 3 साल पहले तक आपने जो भी खर्चा किया है साइंटिफिक रिसर्च पे, वो खर्चा भी आपको अलाउ हो जाता है उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपका बिजनेस कमेंस हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस कमेंस हुआ है 10 जुलाई 22 को, आपका बिजनेस कमेंस हुआ है 10 जुलाई 22 को, तो 10 जुलाई 22 से 3 साल पहले तक, यानी कि 10 जुलाई 19 तक, इस पीरियड में आपने जो भी साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा किया होगा वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा 2022-23 के अंदर। इसके बाद अगर आप रिसर्च करवाते हो आउटसाइड एजेंसी से, राइट, आप इन हाउस रिसर्च नहीं करते हो, आप आउटसाइड एजेंसी को कंट्रीब्यूशन देते हो, आप अमाउंट पे करते हो आउटसाइड एजेंसी को रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, तो वो रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च बिजनेस से रिलेटेड हो तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। रिसर्च रिलेटेड है तो भी डिडक्शन ले सकते हो, रिलेटेड नहीं है तो भी डिडक्शन ले सकते हो। आउटसाइड एजेंसी में कौन कौन आता है सर? आउटसाइड एजेंसी में कोई भी इंस्टीट्यूट आ सकता है, कोई भी कॉलेज आ सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी आ सकती है जिसको अप्रूवल मिला हुआ है साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, सोशल साइंस की रिसर्च करने के लिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आ सकता है जो अप्रूव्ड है साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने के लिए। ऐसे को अगर आपने पैसा डोनेट किया है तो 100% डोनेशन का, 100% अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आप अगर किसी आईआईटी से, नेशनल लेबोरेटरी से साइंटिफिक रिसर्च करवाते हो तो जो भी पैसा आप कंट्रीब्यूट करोगे आईआईटी को, नेशनल लेबोरेटरी को, उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी इंडियन कंपनी को पैसा कंट्रीब्यूट करते हो जो कि जिसका मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करना है और वो अप्रूव्ड है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, तो वहां पर जब आप डोनेशन दोगे तो उस डोनेशन का भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब, अगर आप किसी भी नेशनल लेबोरेटरी को, किसी भी आईआईटी को, किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को या फिर किसी अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को जिसका मेन ऑब्जेक्ट रिसर्च कंडक्ट करना है, अगर इनको आपने डोनेशन दी तो 100% का खर्चा आपको मिल जाएगा। अगर आपने किसी अनअप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट को पेमेंट करी, या फिर किसी अनअप्रूव्ड इंडियन कंपनी को पेमेंट करी, या फिर आपने किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट करी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपने इन हाउस रिसर्च करने के लिए आपने कोई असेट खरीदी थी और उस असेट को आपने रिसर्च में इस्तेमाल किया और रिसर्च में इस्तेमाल करने के बाद आप उस असेट को बेच रहे हैं, सेल ऑफ असेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो उस केस में वहां से जो भी आपको पैसा डिराइव होगा वो आपके लिए बिजनेस इनकम हो सकती है। हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमने असेट को बेचा है बिना बिजनेस में इस्तेमाल करे। मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट आई थी, रिसर्च का पूरा होने के बाद हमने असेट को इमीडिएटली बेच दिया कि हमने असेट को किसी अदर पर्पस में इस्तेमाल किया। अगर हमने असेट को बिना किसी अदर पर्पस में यूज करे हमने डायरेक्टली उसे सेल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा क्या सेल वैल्यू हमारी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है या एक्चुअल कॉस्ट के बराबर है। क्या हमारी सेल वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट है? अगर सेल वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट है तो उस केस में जो सेल वैल्यू है वो बिजनेस इनकम बनेगी। अगर सेल वैल्यू एक्सीड करती है एक्चुअल कॉस्ट को तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बिजनेस इनकम बनेगी, और एक्चुअल कॉस्ट और सेल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म असेट है, मतलब 36 महीने होल्ड करने के बाद असेट बेची है, तो इंडेक्सेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर 36 महीने तक हमने असेट होल्ड करके बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। Difference between the sale value and the actual cost shall be STCG, LTCG depending upon the period of holding। तो असेट को बिना
अगर किसी और पर्पस में इस्तेमाल करे बेच दिया, तो यू हैव टू चेक कि सर आपकी जो सेल वैल्यू है वो एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर रही है क्या। अगर सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड नहीं कर रही तो सेल वैल्यू बिजनेस इनकम है। सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर रही है तो एक्चुअल कॉस्ट बिजनेस इनकम है। और जो डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट है वो एलटीसीजी या फिर एसटीसीजी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है तो कॉस्ट का इंडेक्सेशन करके सेल से माइनस करना, एलटीसीजी आएगा। और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 36 मंथ है तो बिना 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 इंडेक्सेशन करे आप उसको माइनस कर देना। आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। अगर आपने असेट को बेचा है आफ्टर बीइंग पुट टू यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, आपने उसे बिजनेस में कहीं और इस्तेमाल करने के बाद अगर बेचा है, राइट। फॉर एग्जांपल पहले आपने कार खरीदी थी साइंटिफिक रिसर्च एम्प्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, उस कार को पहले आपने साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किया। रिसर्च जब पूरी हो गई तो आपने उस कार को डायरेक्टर के पिक एंड ड्रॉप पे लगा दिया। कंपनी का जो सीईओ है, कंपनी का जो डायरेक्टर है, उसका घर से पिकअप एंड ड्रॉप अप होता है उस कार में, मतलब आपने उसको अदर पर्पस में डाल दिया। तो अगर आपने असेट को अदर बिजनेस पर्पस में यूज किया तो आपकी असेट की जो बुक वैल्यू है वो तो जीरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आपने असेट खरीदी थी साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो आपको सरकार ने 100% का डिडक्शन दे दिया था। करंटली उसकी बुक वैल्यू जीरो है। तो आपकी ये जो असेट है जिसको आपने अदर पर्पस के लिए पुट टू यूज किया है वो रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ असेट में जाके ऐड हो जाएगी विद नील वैल्यू, और जब आप उसको बेचेंगे तो वो ब्लॉक में से ही माइनस कर दी जाएगी। asset will be added to the respective block with the nil value and deducted from the block with the sale value। तो वो ब्लॉक के अंदर ऐड कर दी जाएगी, ब्लॉक के अंदर ऐड कर दी जाएगी नील वैल्यू के साथ। नील वैल्यू क्यों? क्योंकि उसकी बुक वैल्यू जीरो हो रखी है, हमने ऑलरेडी पूरा खर्चा सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में क्लेम कर रखा है, और जब उसको सेल करेंगे तो उसकी सेल वैल्यू को अपन माइनस कर। इसके बाद आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएडजस्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, प्रॉफिट बिफोर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कम है और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ज्यादा है, तो इस केस में आप उतना ही खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का क्लेम करोगे जितने आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट्स कम है तो आप उतना ही खर्चा क्लेम करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का जितने आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है। बैलेंस will be termed as unabsorbed capital expenditure of scientific research, और वो आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फ्यूचर ईयर्स में सेट ऑफ करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने किया है साइंटिफिक रिसर्च का वो हमेशा माइनस होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है साइंटिफिक रिसर्च में तो वो हर हाल में आपको अलाउ होगा, उसके लिए सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट चेक नहीं करी जाती। सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट चेक करी जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे को एडजस्ट करने के लिए। वहीं पे जब आप ये पढ़ रहे थे फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर वाला, तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया था कि सर आपका रेवेन्यू या कैपिटल कोई भी खर्चा हो, प्रॉफिट बिफोर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू या कैपिटल कैसा भी हो सकता है। रेवेन्यू और कैपिटल खर्चा फैमिली प्लानिंग का तभी माइनस होगा जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो रेवेन्यू का खर्चा फैमिली प्लानिंग का और कैपिटल का खर्चा फैमिली प्लानिंग का माइनस नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के केस में रेवेन्यू का खर्चा तो अलाउ होना ही होना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तब अलाउ होगा जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा। If the profit before deducting the capital expenditure on the scientific research is less than the capital expenditure on the scientific research, then excess capital expenditure is carried forward and allowed as deduction from any income except the salary and the windfall। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी में कुछ बिजनेसेस को नोटिफाई किया गया है जहां पर आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का। 100% डिडक्शन आपको अलाउ होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली सबको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा हो, दोनों के दोनों खर्चे आपको 100% अलाउ करे जाते हैं। कौन कौन से बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं तो आपके सामने कुछ लिस्ट है, जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी है, वेयर हाउस है आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए और शुगर के लिए, होटल है जो 2 स्टार प्लस होना चाहिए,
अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है या फिर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, स्लरी पाइपलाइन है, बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, सेटिंग सेमीकंडक्टर वाटर सॉरी वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। 2 से 3 बार रीड कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सा बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आता है। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी। लेकिन अगर आपने लैंड पे खर्चा किया है, गुडविल पे खर्चा किया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे खर्चा किया है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो 100% डिडक्शन मिलेगा। इवन आपने बिजनेस कमेंस करने से पहले भी अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन आपको मिल जाता है उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने बिजनेस कमेंस किया है, बशर्ते आपने उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर लिया हो, रिकॉर्ड कर लिया हो, कैपिटलाइज कर लिया हो। Also, the expenses incurred before the commencement of business shall also be allowed if capitalized in the books of accounts। अगर आपने उन खर्चों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर लिया है तो उन खर्चों का भी डिडक्शन आपको मिल जाता है। However, any expenditure for the acquisition of any asset for which the aggregate payment made to a person in a day otherwise than by account pay check, account pay draft, electronic clearing system is more than 10,000, then such payment is not eligible for deduction under section 35 AD। तो अगर आपने सेक्शन 35 AD में कोई भी खर्चा किया है और उसका डिडक्शन क्लेम करने का सोच रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, उन खर्चों के लिए एक दिन में एक पर्सन को उन खर्चों के लिए एक दिन में एक पर्सन को अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करनी है तो वो स्पेसिफाइड मोड से करनी है। मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे होनी चाहिए। अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट इस स्पेसिफाइड मोड से नहीं करी तो वो खर्चा आपको डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं करा जाएगा। कंडीशंस टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। 35 एडी में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको क्या कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए? सर, आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो फॉर्म नहीं होना चाहिए बाय स्प्लिटिंग और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके, एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करके नया बिजनेस फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो 35 एडी में आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। आपका जो बिजनेस है वो यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर करके नहीं बनना चाहिए। आपका जो बिजनेस है वो यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर करके नहीं बनना चाहिए। आपके स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर मैक्स टू मैक्स यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो सकती है? 20%। मैक्स टू मैक्स आपके पास यूज प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो सकती है? 20%। आपने जो असेट खरीदी है सेक्शन 35 एडी में, जिसका आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया है, आपको उस असेट को कम से कम अपने पास होल्ड करना है 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए। Asset must be used in the business for 8 assessment year for which the deduction is claimed under section 35 AD। Otherwise, in the year of sale or put to use in other business, जिस ईयर में आपने बेची या फिर इसे आपने किसी और बिजनेस में पुट टू यूज किया, 8 साल से पहले बेची या फिर 8 साल से पहले किसी और बिजनेस में आपने इसको पुट टू यूज कर दिया, तो उस केस में आपकी बिजनेस इनकम निकलेगी। बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी? सर, जितना डिडक्शन आपको मिला था 35 एडी में, यानी कि जो आपकी असेट की कॉस्ट थी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, जो कॉस्ट ऑफ असेट थी, जो कॉस्ट ऑफ असेट थी, जो टोटल डेप्रिसिएशन आपने, जो टोटल डिडक्शन आपने क्लेम करी थी, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ असेट थी उसमें से माइनस कर देंगे डीम डेप्रिसिएशन। अगर इसका आपको 35 एडी में डिडक्शन नहीं मिला होता, अगर 35 एडी में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन नहीं मिला होता तो आपको उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन मिलता। तो सरकार कह रही है कि सर, जो कॉस्ट ऑफ असेट है उसमें से डीम्ड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए पीजीबीपी की इनकम होगी। मतलब हम ये मानेंगे कि तुमको डेप्रिसिएशन ही मिलना चाहिए था। 8 साल के लिए असेट को होल्ड करना है, अगर तुमने 8 साल होल्ड करे पहले ही असेट को बेच दिया तो उस केस में सरकार मानेगी कि तुम डेप्रिसिएशन के ही लायक थे, तुम 35 एडी में डिडक्शन के लायक ही नहीं थे। तो तुम्हें जितना भी डिडक्शन मिला है उसमें से डेप्रिसिएशन का खर्चा हटा दिया जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू जो होगी वो आप लोगों के लिए क्या बन जाएगी? बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। राइट? चलिए अब बात करते हैं हम लोग
amortization of certain preliminary expenses सेक्शन 35D। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? बिजनेस को कमेंस करने से पहले का खर्चा या फिर बिजनेस एक्सपैंड करने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, राइट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो या तो इंडियन कंपनी को अलाउ करे जाते हैं या फिर कोई भी अदर रेसिडेंट को अलाउ करे जाते हैं, मतलब अदर देन कंपनी जो रेसिडेंट असेसी है उसको अलाउ करे जाते हैं। मतलब दो ही तरीके के असेसीज को डिडक्शन मिलती है, या तो असेसी इंडियन कंपनी होना चाहिए या फिर असेसी जो होना चाहिए वो नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट होना चाहिए। नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इनको खर्चा अलाउ होगा, राइट। अगर आप इंडियन कंपनी हो या फिर आप कोई अदर रेसिडेंट हो, आपको जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा होता है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है, कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड। आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिलता है जिस ईयर में आपका बिजनेस कमेंस होता है उस ईयर। अब आपको 5 इंस्टॉलमेंट कैसे बनेंगी, मतलब किसकी किसकी 5 इंस्टॉलमेंट बनेंगी? तो जो आपका एलिजिबल एक्सपेंडिचर है उसकी 5 इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब ये एलिजिबल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूं तो आपको 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, इनमें जो भी हायर है उसको पकड़ना है, उस हायर को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना है। दोनों में जो भी लोअर होगा वो आपका एलिजिबल एक्सपेंडिचर है और उसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ कर दिया जाए। 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर, उस हायर को कंपेयर करवाएंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, दोनों में जो भी लोअर, और उस लोअर की 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएंगी। अगर आप अदर रेसिडेंट हो तो इस केस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में जो भी लोअर होगा उसकी 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएंगी। बात समझा? तो कंपनी असेसी के केस में 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर, उसको पकड़ते हैं, उस हायर को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करते हैं, दोनों में जो भी लोअर होता है उसकी 5 इंस्टॉलमेंट बन जाती है। अदर रेसिडेंट के केस में भी 5 इंस्टॉलमेंट्स ही अलाउ होती हैं, लेकिन 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में जो भी लोअर होता है उस लोअर की 5 इंस्टॉलमेंट्स जो है बेटा वो बना दी जाती है, राइट। ये हो गया आप लोग का प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो आपको अलाउ नहीं होते एज अ डिडक्शन। वो खर्चे जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए तो करे हैं लेकिन आपको उनका खर्चा अलाउ नहीं होता। सबसे पहला यहां पर निकल कर आता है वो पेमेंट्स जिनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। अगर आप कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हो जिसपे टीडीएस के प्रोविजंस लगते हैं और आपने या तो आपने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है अप टू द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर आपने उसको डिडक्ट तो कर लिया है लेकिन आपने उसे डिपॉजिट नहीं किया है गवर्नमेंट के पास अप टू द रिटर्न फाइलिंग डेट अंडर सेक्शन 139(1). अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई आपने टीडीएस लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तक डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट तो कर लिया लेकिन रिटर्न फाइलिंग डेट तक टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाया, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आपके ऊपर डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगी। अब अगर आपने पेमेंट करा है किसी भी पर्सन को इंडिया के बाहर आपने किसी भी पर्सन को पेमेंट किया, वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, एनओआर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के बाहर आपने किसी भी व्यक्ति को पेमेंट किया है या फिर इंडिया में आपने किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो आपकी 100% पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। ऐसी बातें लिखी है सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 के अंदर। और अगर आपने इंडिया में किसी रेसिडेंट को पेमेंट करी तो आपका 30% पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसी बात लिखी है सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A के अंदर। तो अगर आपकी पेमेंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है और आपने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है अप टू द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर अगर आपने डिडक्ट कर लिया है लेकिन उसे आपने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं किया है अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो अगर आपने इंडिया में पेमेंट करी है नॉन रेसिडेंट को या फिर इंडिया के बाहर पेमेंट करी है किसी भी व्यक्ति को, 100% ऑफ सच पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। अगर आपने इंडिया में पेमेंट करी है किसी रेसिडेंट को तो उस केस में आपका 30% पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। और जो आपको अमाउंट डिसअलाउ करी गई है
वो आपको अलाउ करी जाएगी उस पर्टिकुलर ईयर में जिस ईयर में आपने एक्चुअली में टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। जो अमाउंट आपकी डिस अलाउ हुई है वो अमाउंट आपको अलाउ कर दी जाएगी उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने गवर्नमेंट के पास एक्चुअली में क्या कर दिया राजा बेटा, एक्चुअली में आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया है। इसके बाद आता है डिस अलाउंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिस अलाउंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है और आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा आपको अलाउ होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12%। 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर को तो वो खर्चा आपको अलाउड होगा, अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12%। अगर 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट दिया है तो एक्सेस ऑफ द इंटरेस्ट शैल बी डिसअलाउड। अगर आप रिम्यूनरेशन दे रहे हो अपने पार्टनर को बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अगर आप रिम्यूनरेशन दे रहे हो अपने पार्टनर को बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो वो रिम्यूनरेशन भी आपको अलाउ होगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक का है, अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक का है तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और रुपीज 1.5 लाख दोनों में जो भी हायर है। अगर आपका बुक प्रॉफिट अप टू रुपीज 3 लाख है तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और रुपीज 1.5 लाख विच एवर इज हायर। और अगर आपका बुक प्रॉफिट बियॉन्ड 3 लाख है, अगर आपका बुक प्रॉफिट बियॉन्ड 3 लाख है तो उस केस में क्या होगा, पहले 3 लाख पे 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख के ऊपर आपका जो प्रॉफिट है उस पे आप 60% आप बुक प्रॉफिट दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका बुक प्रॉफिट है, मान के चलते हैं 4 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए तक आप 90% दे सकते हो यानी कि 2,70,000, और बचे हुए 1 लाख पे आप दे सकते हो 60% यानी कि 60,000। तो मैक्सिमम रिम्यूनरेशन आप जो पे कर पाओगे 4 लाख रुपए के प्रॉफिट पे वो होगा 3,30,000। अगर आपका बुक प्रॉफिट 2,90,000 है, अगर आपका बुक प्रॉफिट 2,90,000 है तो 2,90,000 का 90% या फिर 1,50,000 विच एवर इज हायर, तो 2 लाख का 90% ही हायर आएगा। तो आप 2,90,000 का 90% यहां पर क्या कर देंगे, गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी कि आप पार्टनर को दे सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपने रिम्यूनरेशन दिया तो एक्सेस विल बी डिसअलाउड। ठीक है, अगर एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को रिम्यूनरेशन देती है, एओपी बीओआई अगर अपने मेंबर्स को रिम्यूनरेशन देती है तो वो रिम्यूनरेशन कभी भी अलाउ नहीं होती, 100% डिसअलाउ हो जाती है, 100% डिसअलाउ हो जाती है। अगर आप रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो, आपने कोई खर्चा किया है, आपने कोई सामान खरीदा है, कोई सर्विसेज अवेल करी है अपने रिलेटिव से, आपने गुड्स परचेस करे हैं या फिर आपने सर्विसेज अवेल करी हैं अपने रिलेटिव से और आप उसको पेमेंट कर रहे हो, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो सरकार कहती है कि अगर वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा की आप पेमेंट कर रहे हो तो एक्सेस पेमेंट जो होगी वो डिसअलाउ हो जाएगी। अगर आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा की पेमेंट करोगे तो एक्सेस पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 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 अपने आपने अपने ब्रदर को अपने बिजनेस के अंदर जॉब दी, ठीक है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड करता है। मार्केट जो सैलरी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड की वो होनी चाहिए 1,00,000 रुपीज पर मंथ, आप अपने ब्रदर को दे रहे हो 1,30,000 रुपीज पर मंथ। तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो 30,000 पर मंथ वो उसको डिसअलाउ कर देगा। If AO is of the opinion that having regard to the fair market value, payment is excessive or unreasonable, then the excessive or unreasonable payment shall be disallowed. तो excessive और unreasonable payment आपकी disallow कर दी जाएगी। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 40A3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 40A3 कहता है कि अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है और आप उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर रहे हो एक दिन में एक पर्सन को, एक खर्चे की पेमेंट अगर आप कर रहे हो, एक खर्चे की पेमेंट अगर आप कर रहे हो एक दिन में एक व्यक्ति को, एक खर्चे की पेमेंट कर रहे हो एक दिन में एक व्यक्ति को, और वो पेमेंट अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की है तो आपको पेमेंट करनी है स्पेसिफाइड मोड से। एक दिन में एक खर्चे की एक व्यक्ति को पेमेंट करी जा रही है, एक दिन में एक खर्चे की एक व्यक्ति को पेमेंट करी जा रही है अप टू ₹10,000, तो वो कैसे भी हो सकती है। 10,000 से ज्यादा की पेमेंट हो रही है तो वो स्पेसिफाइड मोड से होनी चाहिए।
स्पेसिफाइड मोड में आता है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, अकाउंट पे ड्राफ्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे आप पेमेंट कर सकते हो, राइट। अब अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नॉन स्पेसिफाइड मोड से करी तो 100% ऑफ द पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। ये 10,000 की लिमिट 35,000 हो जाती है अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो ये 10,000 की लिमिट 35,000 की हो जाती है। A payment or aggregate of payment made to a person in a day from for an expenditure to a person in a day for an expenditure exceeds rupees 10,000, 35,000 to the transporter of goods, entire payment shall be disallowed if it is made through any mode other than, if it made through any mode other than account pay check, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, ईसीएस, ईएससीएस के बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, सब इसी का पार्ट हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपने एक दिन में एक व्यक्ति को एक खर्चे के लिए, एक दिन में एक व्यक्ति को एक खर्चे के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करना है तो वो स्पेसिफाइड मोड से करना है। अगर वो नॉन स्पेसिफाइड मोड से हुआ तो एंटायर पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। अब इस बात का एक्सेप्शन निकल कर आता है रूल 6DD। इस बात का एक्सेप्शन निकल कर आता है रूल 6DD। रूल 6DD क्या कहता है कि सर आप कितना भी पेमेंट किसी भी मोड से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 40A3 में वो पेमेंट डिसअलाउ नहीं होगी। अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी कल्टीवेटर को, ग्रोवर को, प्रोड्यूसर को ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, तो अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद रहे हो फार्मर से, किसी प्रोड्यूसर से, किसी ग्रोवर से, और आप फार्मर को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए पेमेंट कर रहे हो तो कितना भी पेमेंट कैसे भी करो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। 40A3 यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, बैंक को पेमेंट कर रहे हो, आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो, एलआईसी को पेमेंट कर रहे हो तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पेमेंट किसी भी मोड से किया जा सकता है, खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। आप ऐसे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो जो ऐसी जगह पे रहता है जहां पर बैंक ही नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो जो ऐसी जगह पे रहता है जहां पर बैंक ही नहीं है, बैंक नाम की चीज ही नहीं है उसके गांव में, तो उधर आप कितना भी पेमेंट कैसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे दिन में पेमेंट कर रहे हो जिस दिन बैंक क्लोज है तो आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट की पेमेंट कर रहे हो और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो अप टू ₹50,000 है, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू ₹50,000 है, तो कितना भी पेमेंट आप कैसे भी कर दो, यहां पर सेक्शन 35AD आपका सॉरी यहां पर सेक्शन 40A3 आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब पेमेंट डिसअलाउ नहीं होगी। नोट, अगर कोई खर्चा आपको अलाउ किया गया है डिडक्शन के तौर पे अर्लियर प्रीवियस ईयर में एक्रूअल बेसिस पे, एंड द पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड इन एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, आपको मान लीजिए खर्चा अलाउ हुआ है 19-20 में, आपको खर्चा अलाउ हुआ है 19-20 में और आप उस खर्चे की पेमेंट कर रहे हो इस साल 22-23 में। खर्चा ड्यू बेसिस पे 19-20 में अलाउ किया जा चुका है और आप उस खर्चे की पेमेंट कर रहे हो 22-23 में, और वो पेमेंट अगर 10,000 रुपए की लिमिट और 35,000 रुपए की लिमिट को एक्सीड करती है और पेमेंट आप कर रहे हो कैश में, बेसिकली नॉन स्पेसिफाइड मोड में, तो सरकार कहती है कि हम उस पेमेंट को डीम्ड इनकम मान लेंगे आपके उस प्रीवियस ईयर की, जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसका पेमेंट किया है। तो अगर मान लो आपने परचेज करी है, आपने परचेज करी है 1 मार्च 2022 को, आपने क्रेडिट परचेज करी है 1 मार्च 2022 को, मतलब आपने खर्चा किया है 2021-22 में। सरकार ने आपको एक खर्चा 21-22 में परचेज का अलाउ कर दिया ड्यू बेसिस पे। अब आप इस परचेज की, लेट से 1 लाख रुपए की परचेज थी, आप ये 1 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो 22-23 में, लेट से आपने पेमेंट करा अप्रैल में, आपने अप्रैल 2022 में इस 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया कैश में। खर्चा आपको अलाउ हुआ था 21-22 में और आप पेमेंट कर रहे हो 22-23 में, तो सरकार कह रही है कि अगर कोई खर्चा 21-22 में आपको अलाउ किया गया है और उसकी पेमेंट आप 22-23 में कर रहे हो और वो पेमेंट सेक्शन 40A3 का वायलेशन कर रही है, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है नॉन स्पेसिफाइड मोड से, तो आपकी वो जो पेमेंट है उसको हम डीम्ड टू बी इनकम मान लेंगे। खर्चा पिछले साल अलाउ हुआ था, खर्चा पिछले साल अलाउ हुआ था, पेमेंट इस साल हो रही है और पेमेंट नॉन स्पेसिफाइड मोड से हो रही है, तो इस साल आपका खर्चा जो है वो डिस अलाउ कर दिया जाएगा। सेक्शन 40A3 डज नॉट अप्लाई फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स
बट इट अप्लाइज टू द इंटरेस्ट पेमेंट सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप प्रिंसिपल रीपे कर रहे हो तो प्रिंसिपल का पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट आपका स्पेसिफाइड मोड से होना चाहिए, तभी आपको खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। डिडक्टिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फंड, अगर आप प्रोविजन बना रहे हो ग्रेचुटी फंड का और ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो खर्चा सेक्शन 36 में अलाउ हो जाता है। अगर ग्रेचुटी फंड अनअप्रूव्ड है तो उस खर्चे को सेक्शन 40A7 में डिसअलाउ कर दिया जाता है। इफ द प्रोविजन इज मेड टुवर्ड्स द अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड देन सच प्रोविजन इज अलाउड एज पर सेक्शन 36। However, if provision is made towards the unapproved gratuity fund, then such provision is disallowed under section 40A7. Employer's contribution to various funds, section 40A9. Employer contribution to various fund is allowed only if such funds are notified under any act. तो अगर आप किसी approved fund के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो उसका खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन किसी अनअप्रूव्ड फंड के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको उसका खर्चा मित्रों अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको उसका खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर मालिक, क्लियर। चलिए पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन 43B की। सेक्शन 43B घनघोर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहता है कि सर्टेन पेमेंट्स आपको अलाउ होंगी ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस मतलब अगर आपने इनका पेमेंट कर दिया होगा अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, अगर आपने इनका पेमेंट कर दिया होगा अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, अगर आपने इनका पेमेंट कर दिया होगा अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट तो उस केस में आपको ये खर्चा जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। और अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपने ये पेमेंट नहीं करी तो आपको खर्चा डिस अलाउ कर दिया जाएगा। रिटर्न फाइलिंग डेट सेक्शन 139(1) में दी हुई है। जिनको ऑडिट करवाना होता है अपनी बुक्स का उनके लिए रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर होती है। जिनको अपनी बुक्स का ऑडिट नहीं करवाना होता उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट जो होती है वो 31 जुलाई की होती है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट निकल कर आता है वो अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी। तो जो पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है टैक्स के नाम का, ड्यूटी के नाम का, सेस का नाम का, फी के नाम का, तो वो पैसे का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप उसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक कर दोगे। तो मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह है, जीएसटी वगैरह है, आपका एक्साइज ड्यूटी है, आपकी कस्टम ड्यूटीज है, इनके खर्चे आपको तभी अलाउ होंगे जब रिटर्न फाइलिंग डेट तक इसका पेमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आरपीएफ के अंदर, स्टैट्यूटरी फंड के अंदर, ग्रेचुटी फंड के अंदर या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर, उसका खर्चा आपको तभी अलाउ होगा जब रिटर्न फाइलिंग डेट तक उसका पेमेंट। अगर आपने लोन लिया है किसी शेड्यूल्ड बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी एनबीएफसी से, तो उसका खर्चा आपको तभी अलाउ होगा जब आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक उस इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। अगर आपने लोन अदर देन बैंक किसी से लिया है, किसी पर्सनल दोस्त से, किसी रिलेटिव से अगर आपने लोन लिया है और उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका 43B एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, 43B सिर्फ एप्लीकेबल होता है बैंक्स के केस में। तो अगर आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम से होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय को लीव सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो तो उसका खर्चा आपको तभी अलाउ होगा जब रिटर्न फाइलिंग डेट तक आप उसका पेमेंट कर। अगर आपको रेलवेज को पेमेंट करनी है फॉर द यूज ऑफ एनी असेट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर आपको रेलवेज को पेमेंट करनी है फॉर द यूज ऑफ एनी असेट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज तो उसका खर्चा भी आपको तभी अलाउ होगा जब आप उसकी पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक कर देंगे, अदरवाइज वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 44AA। सेक्शन 44AA बात करता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। सेक्शन 44AA बात करता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। कब आपको कंपलसरली डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है? अगर आप प्रोफेशन में एंगेज्ड हो, अगर आप प्रोफेशन में एंगेज्ड हो, अगर आप प्रोफेशन में एंगेज्ड हो तो उस केस में, उस केस में, उस केस में, उस केस में, उस केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करती हैं 1.5 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट एक्सीड करती हैं 1.5 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर तो उस केस में आपको डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। और अगर आपकी ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 3 ईयर तो आपको डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी, आपको इतनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है कि एओ आपकी इनकम असेस कर सके। राइट, तो अगर मैं बात करूं 2022-23 अगर मेरा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, 2022-23 अगर मेरा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है और 22-23 में मुझे बुक्स बनानी है कि नहीं,
वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि 21-22 में, 20-21 में और 19-20 में मेरी ग्रॉस रिसीट्स कितनी है। अगर ये तीनों साल ईच ईयर अगर मेरी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करती हैं 1.50 लाख ईच ईयर, यस, तो मेरे ऊपर 44 डबल ए एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर नहीं करती हैं तो मेरे ऊपर 44 डबल ए एप्लीकेबल नहीं होगा। तीनों साल मेरी ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख को एक्सीड करनी चाहिए। ये किसके लिए है? ये प्रोफेशन के लिए। अगर आप प्रोफेशन में नहीं हो, मतलब स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं हो, यहां पर किसकी बात कर रहा है? यहां पर बात कर रहा है स्पेसिफाइड प्रोफेशन की। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन आते हैं सर? स्पेसिफाइड प्रोफेशन में डॉक्टर्स आ जाते हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में लॉयर्स आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज आ जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं, राइट, इंटीरियर डेकोरेटर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ जाते हैं। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। इनके ऊपर ये प्रोविजन लगता है कि पिछले तीनों साल आपका ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख एक्सीड करना चाहिए। अगर आप किसी अदर प्रोफेशन में हो या फिर आप बिजनेस में हो, अगर आप किसी अदर प्रोफेशन में हो या फिर बिजनेस में हो, तो उस केस में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 44 डबल ए लग जाएगा। उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 44 डबल ए लग जाएगा। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आपकी इनकम जो है वो एक्सीड करती है 2.5 लाख रुपए को और आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 25 लाख को, इन दोनों में से कोई एक चीज, इनकम एक्सीड करती है 2.5 लाख रुपए को, टर्नओवर एक्सीड करता है 25 लाख को, इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, पिछले तीन प्रीवियस ईयर में किसी भी ईयर, पिछले 3 प्रीवियस ईयर में किसी भी ईयर अगर तुम्हारी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, पिछले 3 साल किसी भी ईयर अगर तुम्हारा टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में तुम्हारे ऊपर सेक्शन 44 डबल ए लग जाएंगे अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा आप कोई हो तो पिछले 3 साल में किसी भी साल अगर आपकी इनकम 1,20,000 को एक्सीड करती है या फिर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए को एक्सीड करता है तो आपके ऊपर सेक्शन 44 डबल ए एप्लीकेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 21-22, 20-21, 19-20, मैंने यहां पर दो चीजें ले ली, मैंने यहां पर इनकम भी ले लिया और मैंने यहां पर टर्नओवर भी ले लिया। इनकम मेरी थी 2,40,000, इनकम मेरी थी 2,10,000, इनकम थी मेरी 1,90,000। टर्नओवर था मेरा, मान लेते हैं 26 लाख, टर्नओवर था मेरा 24 लाख, टर्नओवर था मेरा 20 लाख। अब ध्यान से देखिए, इनकम मेरी कभी भी 2.5 लाख एक्सीड नहीं कर रही, इनकम मेरी कभी भी 2.5 लाख एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन टर्नओवर मेरा 25 लाख रुपए एक्सीड कर रहा है। अब क्योंकि 21-22 में मेरा टर्नओवर 25 लाख रुपए एक्सीड कर रहा है, तो अब मुझे 2023-24 में या 2022-23 में, 2022-23 में मेरे ऊपर सेक्शन 44 डबल ए एप्लीकेबल हो जाएगा, मेरे ऊपर सेक्शन 44 डबल ए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर यहां पे 26 लाख की जगह 25 लाख होता, अगर यहां पे 26 लाख की जगह 25 लाख होता, तो उस केस में मेरे ऊपर 44 डबल ए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एक्सीड नहीं कर रहा, एक्सीड करना चाहिए। अगर यहां पे 25 लाख होता तो 44 डबल ए एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन यहां पे कितना है बेटा? यहां पे 25 लाख नहीं है, यहां पे कितना है? 26 लाख है। तो सर अगर आपका टर्नओवर 26 लाख है, मतलब आप कंडीशन पूरी कर रहे हो, एनी वन, पिछले 3 सालों में किसी भी साल, पिछले 3 सालों में किसी भी साल अगर इनकम एक्सीड कर रही है या टर्नओवर एक्सीड कर रही है लिमिट को, तो आपके ऊपर 44 डबल ए लग जाता है। Required to maintain such books of account which will enable the AO to compute their taxable income if any of the following condition are satisfied, if any of the following condition are satisfied in any one of the last 3 previous year, any of the following condition is satisfied। इनकम एक्सीड करती है 2.5 लाख रुपए, टर्नओवर एक्सीड करता है 25 लाख रुपए फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इनकम एक्सीड करती है 1,20,000 रुपए, टर्नओवर एक्सीड करता है आपका 10 लाख रुपए। बात करते हैं अब सेक्शन 44 ए बी की। 44 ए बी बात करता है कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप किसी बिजनेस में हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना कंपल्शन है। अगर आप प्रोफेशन में हो और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है।
अगर आप बिजनेस में हो और आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ को, ऑडिट कराना कंपलसरी है। अगर आप प्रोफेशन में हो और आपकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करती है 50 लाख को, ऑडिट कराना कंपलसरी है। पर्सन अगर कवर्ड है अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई, बेसिकली प्रिजम्पटिव इनकम में अगर आप कवर्ड होते हैं और आप प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करते, आप प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शंस में कवर होते हैं और आप प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करते, आप कहते हो कि आपकी इनकम लोअर है देन द प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो इनकम होनी चाहिए थी, तो उस केस में आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। तो अगर आपके ऊपर 44 एडी, 44 एडीए, 44 ए लगता है, लेकिन आप उनको ऑप्ट नहीं करना चाहते हो, तो इस केस में आपके ऊपर, इस केस में आपके ऊपर ऑडिट की कंपल्शन आ जाएगी। प्रोविजो टू सेक्शन 44 एबी, नो ऑडिट अप टू 10 करोड़। अगर आप एक बिजनेस में हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आप एक बिजनेस में हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, तो उस केस में आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा अगर आपकी जो कैश रिसीट्स हैं वो आपकी टोटल रिसीट्स के 5% से ज्यादा ना हो और आपकी जो कैश पेमेंट्स हैं वो आपकी टोटल पेमेंट से 5% से ज्यादा ना हो। अगर आपकी एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, मतलब आपकी कैश रिसीट्स इज नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल रिसीट्स, और अगर आपकी एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स पेड इन कैश इज नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है अगर आपका टर्नओवर अप टू 10 सीआर है। तो अगर आपका टर्नओवर अप टू 10 सीआर है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 सीआर को एक्सीड नहीं करता, और आपकी कैश रिसीट्स आपके टोटल रिसीट्स के 5% से ज्यादा नहीं है, आपकी कैश पेमेंट आपकी टोटल पेमेंट्स के 5% से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपकी ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 10 करोड़ की कर दी जाती है। दिस इज सेक्शन 44 ए बी फॉर यू माय फ्रेंड। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन। अब हम लोग बात करते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन क्या कहती है? सर, सरकार कहती है कि सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43D तक जो भी लिखा है उसे इग्नोर मारो। मतलब कौन से खर्चे अलाउ होते हैं, कौन से खर्चे डिसअलाउ होते हैं, इसको डाल दो ठंडे बस्ते के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हो प्रिजम्पटिव बेसिस पे, सरकार ने एक सर्टेन रेट नोटिफाई किया है, अगर आप उस रेट से अपनी इनकम डिस्क्लोज कर देते हो, अपना प्रॉफिट उस रेट से अगर कैलकुलेट कर देते हो, तो सरकार मान लेगी कि सारे प्रोविजंस आपने क्या कर दिए? कंप्लाई कर दिए। बात समझे? मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर असेसी अपनी इनकम प्रिजम्पटिव रेट से डिस्क्लोज कर देता है, तो सरकार मान लेती है कि पीजीबीपी के सारे प्रोविजंस की कंप्लायंस हो गई है, जो खर्चा अलाउ होना था वो हो गया, जो डिस अलाउ होना था हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इवन आपको अपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाना होता, डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी होती, और बहुत सारे फायदे आपके पास निकल कर आते हैं। तो प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन में सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी क्या कहता है? सेक्शन 44 एडी कहता है कि अगर असेसी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है अदर देन एलएलपी, और वो एंगेज्ड है किसी भी बिजनेस में अदर देन अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन और अर्निंग एनी कमीशन और ब्रोकरेज इनकम, और उसका टर्नओवर अप टू 2 सीआर है, तो वो सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट ले सकता है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, और एंगेज्ड हो किसी भी बिजनेस में या अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, अदर देन अर्निंग द इनकम ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, देन you are entitled to claim the benefit of section 44 AD provided your turnover should not exceed 2 CR। सरकार ने जो रेट, प्रिजम्पटिव रेट नोटिफाई किया सेक्शन 44 AD में, वो नोटिफाई किया 8%। मतलब अगर असेसी अपने टर्नओवर का 8% अगर प्रॉफिट डिक्लेयर कर देता है, तो सरकार उसी को आपकी इनकम मान लेती है अंडर द हेड पीजीबीपी। इवन
सरकार ने कहा कि सर अगर आपने डिजिटल माध्यम से पेमेंट रिसीव करी है, स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट रिसीव करी है अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, तो उस केस में हम उसका 6% जो टर्नओवर का है उसे आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मान लेंगे। However, if the assessee has received the payment by the specified mode, specified mode मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, अगर आपने स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट रिसीव किया है अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, देन ऑन सच पेमेंट डीम्ड इनकम शैल बी 6% और मोर। तो अगर आपने स्पेसिफाइड मोड से पैसा रिसीव किया है अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, तो आप अपना 6% इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, और अगर नॉन स्पेसिफाइड मोड से पैसा आया है तो आप 8% ऑफ इनकम अपनी डिस्क्लोज कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, मतलब 44 एडी को आप ऑप्ट करते हो, तो आपको कोई भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 38 टू 38 शैल नॉट बी अवेलेबल। 30 से लेकर 38 तक कोई भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगी। सैलरी, इंटरेस्ट पेड का खर्चा भी आपको अलाउड नहीं होगा। ऑडिट करवाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो एडवांस टैक्स है वो पे करना होगा सिंगल इंस्टॉलमेंट में अप टू 15 मार्च तक। अगर असेसी क्लेम करता है अपनी इनकम लोअर देन द प्रिजम्पटिव इनकम, तो उस केस में असेसी को अपनी डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी 44AA में, और उसको अपनी बुक्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप सेक्शन 44AD लेते हो तो आपको 44AD तभी मिलेगा जब आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, आप किसी ऐसे बिजनेस में एंगेज्ड हो, या फिर कोई नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड हो, कोई ऐसी इनकम अर्न नहीं कर रहे जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन से होती है, या फिर कोई ब्रोकरेज या कमीशन इनकम आप अर्न नहीं कर रहे और आपका टर्नओवर अप टू 2 CR है। आपको प्रिजम्पटिव इनकम डिस्क्लोज करनी है 8% के हिसाब से, और अगर आपने स्पेसिफाइड मोड से पैसा रिसीव किया है अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, तो आपको 6% की इनकम डिस्क्लोज करनी है। आपको कोई भी डिडक्शन सेक्शन 30 से लेकर 38 तक नहीं मिलेगी। 44AB में आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स आपको सिंगल इंस्टॉलमेंट पे पे करना है 15 मार्च को, और अगर आप अपनी इनकम लोअर डिक्लेयर करते हो, आप कहते हो कि मेरा प्रॉफिट 8% से कम है, 6% से कम है, तो सरकार कहती है ठीक है हम मान लेंगे, बशर्ते आपको अपनी डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। राइट? अच्छा, अगर आप सेक्शन 44AD को ऑप्ट करते हो इस साल, अगर मान लो 2022-23 में आपने 44AD को ऑप्ट किया, तो नेक्स्ट 5 इयर्स भी आपको 44AD को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर इस साल आपने 44AD को ऑप्ट किया, तो अगले 5 साल भी आपको 44AD को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगले 5 साल में अगर किसी साल आपने 44AD ऑप्ट नहीं किया, तो उसके अगले 5 साल तक आपको 44AD नहीं मिलेगा। If an assessee has opted for the presumptive income under section 44AD and in the subsequent 5 year he has rejected presumptive income, in that case he will not be allowed to opt for the presumptive income for next 5 year. If the assessee has rejected the presumptive income, he will be required to maintain books of accounts and also the audit is required. तो मान लो बेटा 22-23 है, 22-23 में अगर आपने 44AD लिया है, तो अगले 5 साल नेक्स्ट 5 इयर्स बोले तो आपका 23-24, आपका 24-25, आपका 25-26, आपका 26-27 और आपका 27-28, अगले 5 साल भी आपको 44AD लेना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी साल 44AD नहीं लिया, लेट्स से आपने 25-26 में 44AD नहीं लिया, आपने 25-26 में 44AD नहीं लिया, तो इसके अगले 5 साल तक आपको 44AD कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। मतलब इस साल अगर 44AD लिया है, तो अगले 5 साल तक आपको 44AD लेना पड़ेगा, और अगले 5 साल में आपने 44AD किसी भी साल छोड़ा, तो उसके अगले 5 साल तक आपको 44AD नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 44ADA। सेक्शन 44ADA क्या कहता है कि सर अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, या फिर अगर आप एक रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म है अदर देन LLP, और आप स्पेसिफाइड बिजनेस में है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है, आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है जो सेक्शन 44AA में लिखा हुआ है, और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को एक्सीड नहीं करती हैं, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म है अदर देन LLP, और आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड हैं जो सेक्शन 44AA में लिखा है, और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को एक्सीड नहीं करती हैं, तो आपको सेक्शन 44AD का बेनिफिट मिल सकता है।
44 ADA में लिखा हुआ है कि आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसीट्स हैं उसका 50% आपको अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। ग्रॉस रिसीट्स का 50% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको बाकी इनकम टैक्स प्रोविजन जो पीजीबीपी वाले हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे या उनकी कंप्लायंस आपको नहीं करनी है। मंझे सेक्शन 30 से लेकर 38 तक के सारे खर्चे डीम हो जाएगा कि आपको अलाउ हो गए हैं। 44 AB में ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, एडवांस टैक्स आपको सिंगल इंस्टॉलमेंट पे देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी इनकम लोअर रेट से डिक्लेयर करते हो तो उस केस में आपको 44 AA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। सेक्शन 44 ए कहता है कि सर अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो बिजनेस में हो, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो, तो उस केस में आपको 44 ए मिल सकता है, बशर्ते आपके पास 10 गुड व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। साल में किसी भी दिन आपके पास 10 गुड्स व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसे कंडीशन में फॉलो कर जाते हो कि मतलब आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो और आपके पास 10 गुड्स व्हीकल से ज्यादा नहीं है, तो आपके पास जो हैवी गुड्स व्हीकल है उस केस में आपको इनकम दिखानी पड़ती है 1000 रुपए पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। और आपको अदर व्हीकल्स के केस में अपनी इनकम दिखानी पड़ती है 7500 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर। उसकी इनकम निकाली जाती है। एक्चुअल में आपने व्हीकल को रन किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने व्हीकल ओन किया तो उसकी इनकम निकलेगी। हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 1000 रुपए पर टन निकलती है, 1000 रुपए पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। और अदर गुड्स व्हीकल है तो उस केस में आपकी इनकम निकलती है 7500 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर आपने व्हीकल को 10 महीने और 1 दिन ओन किया है तो यहां पे 11 महीने की इनकम निकलेगी। एक्चुअल में व्हीकल रन हो रहा है नहीं हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो कॉमन पॉइंट्स है वो यहां पर सारे एप्लीकेबल होंगे, बस थोड़ा सा फर्क है। 44 ए में आपका जो प्रिजम्पटिव इनकम है उसमें से अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आप सैलरी और जो इंटरेस्ट आपने पे किया है पार्टनर को वो अलाउ हो जाएगा। सैलरी और इंटरेस्ट का खर्चा अगर पार्टनरशिप फर्म ने पे किया है तो उसका खर्चा 44 ए में जो प्रिजम्पटिव इनकम है उसमें से अलाउ हो जाता है। 44 एडी और 44 एडीए में जो प्रिजम्पटिव इनकम है वो फुल एंड फाइनल है, उसमें से कोई खर्चा नहीं मिलता। लेकिन 44 ए में जो प्रिजम्पटिव इनकम है उसमें से फर्दर सैलरी का खर्चा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर का खर्चा आपको अलाउ हो जाता है। अगर आप 44 ए में कवर हो तो आपको एडवांस टैक्स नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट्स पे ही पे करना है। आपको एक इंस्टॉलमेंट वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक इंस्टॉलमेंट वाला बेनिफिट मिलता है 44 एडी में और 44 एडीए के अंदर। इसके अलावा बाकी सारे प्रोविजन सेम है कि आपको 44 एबी में बुक्स ऑफ आपको 44 डबल ए में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने, ना ही उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आपको ऑडिट करवाना है। अगर आप लो इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो, मतलब आप कहते हो कि आपकी 1000 रुपए पर टन पर मंथ इनकम नहीं है हैवी गुड्स व्हीकल के केस में, या फिर आपकी 7500 पर मंथ इनकम नहीं है अदर व्हीकल के केस में, आप लोअर इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट जो 44 डबल ए में बताए गए हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको उनका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। राइट? हाँ जी सर। इसके बाद अगला जो पॉइंट निकल कर आता है वो निकल कर आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का खर्चा सेक्शन 32 में अलाउ होता है। अगर असेसी उसको ओन करता है असेट को तभी वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता है। असेट जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए तभी डेप्रीसिएशन मिलता है, और असेट यूज्ड होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तभी आपको डेप्रीसिएशन मिलता है। ये तीनों कंडीशन जब पूरी होती है, मतलब जब असेसी ओनर होता है, असेसी असेट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है और एक्चुअली में असेट यूज होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तभी आपको डेप्रीसिएशन मिलता है, अदरवाइज आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है। आपका इनकम टैक्स के अंदर डेप्रीसिएशन जो मिलता है वो ब्लॉक ऑफ असेट्स के बेसिस पे मिलता है। ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या होती है? ब्लॉक ऑफ असेट ग्रुप ऑफ असेट्स होती है। यहां पर एक एक क्लास ऑफ असेट जिनका सेम रेट है, क्लास ऑफ असेट्स जिनका सेम रेट है उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। क्लास ऑफ असेट्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 तरीके की क्लास अवेलेबल है। टेंजिबल असेट्स में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इनटेंजिबल असेट्स, टोटल 4 क्लास ऑफ असेट्स अवेलेबल हैं। अब जिन क्लास ऑफ असेट्स का डेप्रीसिएशन का रेट सेम है उनका एक ब्लॉक बन जाता है। मतलब अगर आपके पास 4 असेट्स हैं, लेट्स से ए बी सी डी, और चारों का डेप्रीसिएशन का रेट 15% है, तो हम ए बी सी डी का एक ब्लॉक बना देंगे और इनकम टैक्स में हम डेप्रीसिएशन इंडिविजुअल असेट पे नहीं देते, अपन ब्लॉक पे देते हैं। राइट? ठीक है। तो सर यहां पर हमारे पास कुछ रेट्स हैं जो मैंने यहां पर नोट करे हुए हैं जो आपको याद होने चाहिए। बिल्डिंग की अगर बात करें, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है अदर देन होटल, उस पर 5% का डेप्रिसिएशन मिलता है। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 10% का मिलता है। टेम्पररी इरेक्शन पे 40% का मिलता है।
फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10% मिलता है, प्लांट एंड मशीनरी पे, जो जनरल प्लांट एंड मशीनरी और मोटर कार है, उस पे 15% मिलता है, शिप्स के केस में 20% मिलता है, मोटर व्हीकल जो आप यूज करते हो रनिंग देम ऑन हायर के बिजनेस में 30% मिलता है, एरोप्लेन के केस में 40% मिलता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 40% मिलता है, बुक्स के ऊपर 40% मिलता है, इनटेंजिबल अदर देन गुडविल के ऊपर 25% मिलता है। याद रखना, गुडविल के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे काम करती है सर? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक पकड़ते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं एसेट पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसमें से लेस कर देते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, और जो वैल्यू निकल कर आती है इस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। याद रहे, इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन डेट वाइज नहीं लगता, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन असेट वाइज नहीं लगता, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ असेट पे लगता है। ब्लॉक ऑफ असेट की जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, साल के आखिरी दिन पे जो वैल्यू आ रही होती है, उस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। साल के पहले दिन की जो वैल्यू है ब्लॉक की, वो पकड़ते हैं, जो असेट्स हमने पुट टू यूज करी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो इस ब्लॉक में ऐड करते हैं, और जो असेट्स को बेचा गया है उनकी सेल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। उसमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या नुकसान हुआ उससे मतलब नहीं होता, जो सेल वैल्यू होती है वो सीधे सीधे यहां पर माइनस हो जाती है। एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है सर? वो कॉस्ट जो असेसी को पड़ी, असेसी का असेट को लेकर जेब से जो भी खर्चा होता है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होता है, और इसके अंदर कोई भी ऐसा पैसा इंक्लूड नहीं होता जो थर्ड पार्टी ने बियर किया होता है। इट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट टू द असेसी, एंड इट शुड नॉट इंक्लूड एनी पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। ध्यान रहे कि अगर आपने कोई असेट खरीदी है और एक दिन में एक व्यक्ति को असेट के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो अप टू 10,000 तो कैसे भी करो, अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो एक दिन में एक व्यक्ति को असेट के लिए, तो वो पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से होना चाहिए। अगर वो नॉन स्पेसिफाइड मोड से हुआ तो उस पेमेंट को एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, यानी कि उस पेमेंट पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपने लोन लेकर असेट खरीदी है तो पुट टू यूज की डेट तक का जितना भी इंटरेस्ट है लोन पे, पुट टू यूज तक की डेट तक का जितना भी इंटरेस्ट है लोन पे, वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया जाता है, उसे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। अगर आपने असेट जिस प्रीवियस ईयर में खरीदी है उसी प्रीवियस ईयर में अगर आपने असेट को पुट टू यूज कर दिया है और पुट टू यूज का पीरियड अगर लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलता है। जिस प्रीवियस ईयर में असेट को खरीदा है, अगर उसी प्रीवियस ईयर में असेट को पुट टू यूज कर दिया है और पुट टू यूज का पीरियड 180 डेज से कम है, मतलब अगर आपने असेट 22-23 में खरीदी और आपने असेट को 22-23 में ही पुट टू यूज कर दिया, और पुट टू यूज का पीरियड जिस दिन आपने पुट टू यूज किया वहां से लेकर लास्ट डे, जिस दिन आपने पुट टू यूज किया वहां से लेकर लास्ट डे तक का जो पीरियड है, अगर वो 180 डेज को एक्सीड नहीं करता, वो अप टू 180 डेज है, सॉरी वो लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में आपका हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आपका पुट टू यूज का पीरियड 180 डेज या उससे ज्यादा है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। असेट पिछले साल खरीदी थी और इस साल पुट टू यूज करी है तो इस केस में भी फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। हाफ रेट तभी होता है जब जिस ईयर में खरीदी हो उसी ईयर में पुट टू यूज हो गई हो, जिस ईयर में खरीदी हो अगर उसी ईयर में पुट टू यूज हो गई हो तो उस केस में डेप्रिसिएशन का रेट आधा हो जाता है। कब ऐसा होगा कि डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगा? जब ब्लॉक की सारी असेट्स बिक जाती हैं तो उस केस में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अगर ब्लॉक की सारी असेट्स बिकी हैं और सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है। अगर सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू से कम है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकल कर आता है। अगर आपके ब्लॉक की सारी असेट्स बिक चुकी हैं और जो सेल वैल्यू है अगर वो ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर सारी असेट्स बिक चुकी हैं तो कभी भी कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अगर आपका पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिका है लेकिन जो सेल वैल्यू है वो ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा है तो उस केस में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, उल्टा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। सेल वैल्यू अगर ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा है, सेल वैल्यू अगर ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है। पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिका है, सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू से कम है तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगी और उस क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है कि सर अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो या फिर आप पावर जनरेशन में इन्वॉल्व हो तो उस केस में सरकार आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देती है 20% तक का। ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो नई प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है जो आपने इंस्टॉल करी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता शिप्स और एयरक्राफ्ट पे।
सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो आपने ऑफिस में इंस्टॉल करी है या फिर किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इंस्टॉल करी है, ऑफिस अप्लायंसेस पे, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। उन प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता जिनका 100% खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाता है एज अ डिडक्शन। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है? अगर आपकी असेट पुट टू यूज हुई है फॉर मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज तो 20% तक का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, और अगर पुट टू यूज हुई है लेस देन 180 डेज तो उस केस में 10% तक का आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। इस केस में अगर पुट टू यूज हुई है लेस देन 180 डेज तो इस ईयर में 10% मिलेगा और बैलेंस का 10% आपको नेक्स्ट ईयर में अलाउ किया जाएगा। बैलेंस का 10% आपको नेक्स्ट ईयर में अलाउ किया जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल असेट की लाइफ टाइम में एक बार मिलता है। यूजुअली आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर साल मिलेगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल एक बार मिलता है, वो भी मैक्स टू मैक्स 20% तक का। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कम है और डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो उतना ही डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे जितने आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। जो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर में उसको अलाउ कर दिया जाता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसको आप जस्ट एक बार रीड कर लेना। हमने सुपर फास्ट तरीके से बच्चों पूरा चैप्टर रिवाइज किया है। आई नो कि बहुत तेजी में हम गए हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बहुत ही एप्ट था जिन बच्चों ने पहले इस चैप्टर को पढ़ रखा है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आपको मेरी बातें बाउंसर लगी होंगी, फिर उत्तोलंघन, फलाई करके, उचिया ने गल्ला तेरे यार दिया, उस टाइप का लगा होगा। लेकिन अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है, ढंग से पढ़ा हुआ है, तो आपको एक एक मेरी बात रिलेट करी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।